हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विविध आवश्यकता वाले बालकों के अधिगम कराने के लिए समुदाय की क्या भूमिका होती है। विभिन्न प्रकार की आवश्यकता वाले का मतलब यह है कि बालकों में विभिन्नता है तो उनकी आवश्यकताएं भी क्या होती हैं, विभिन्न होती हैं। अधिगम कोई चीज़ सीखने के संदर्भ में, क्योंकि जब मानसिक योग्यता, शारीरिक योग्यता अलग अलग है तो निश्चित रूप से उनके अंदर विविधता है तो उस विविधता के आधार पर अधिगम में भी विविधता पाई जाती है। ऐसे विविधता रूपी अधिगम की प्रक्रिया में समुदाय किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय एक प्रकार से ऐसे समझिए, सामान्य रूप से एक सामूहिक दायित्व, सामूहिक रूप से दायित्व है परंतु नेतृत्व विहीन है। सामूहिक रूप से दायित्व है परंतु नेतृत्व विहीन होता है, परंतु पाया जरूर जाता है। जैसे अगर लड़के लड़कियों में झगड़ा होता है तो भले ही लड़के की गलती हो, सभी लड़के बिना कहे लड़कों का पक्ष ले लेंगे तो एक उसका कहा जाता है एक समुदाय है, ये लड़कों का समुदाय है। उसी तरह से लड़कियों में लड़की की लाख गलती हो फिर भी लड़कियां जो है लड़कियों का पक्ष ले ही लेती है। एक प्रकार से उसमें अपनापन पाया जाता है और बिना नेतृत्व किए सहज ही पाया जाता है। उसी तरह से अगर भारत और पाकिस्तान की बात आ जाए तो भले ही घर में दाल रोटी न हो फिर भी वो भारत का ही पक्ष लेगा, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान का पक्ष लेगा। इस प्रकार से जो सामूहिक दायित्व होता है वह बिना नेतृत्व के सब लोग उठाना शुरू करते हैं। यह सामूहिक दायित्व स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्रिया के आधार पर, पद के आधार पर, भूमिका के आधार पर इत्यादि के आधार पर स्वतः ही बन जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम बात कहें तो इसमें जो सामूहिक दायित्व, एक समूह का पक्ष लेना या समूह के प्रति अपनापन प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। समुदाय किसे कहते हैं? समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जो बिना नेतृत्व के ही अपनापन की स्वतः ही भावना उत्पन्न करता है, जो अपने पक्ष की स्वतंत्रता, समानता, स्वाभिमान, विकास और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की इत्यादि क्षमताओं को क्या करता है? स्वतः ही मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करने लगता है। वो ऐसा क्या, उससे क्या हम कहते हैं? समुदाय। समुदाय अगर संक्षेप में ऐसे भी देखें, समुदाय एक अपनापन की भावना है जो बिना नेतृत्व के स्वतः ही उत्पन्न होती है अपने समूहों के कल्याण के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। वह कल्याण का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, आर्थिक लाभ, मान सम्मान का लाभ, विवाद में अपना लाभ, इस प्रकार से अनेक प्रकार से हो सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय। अब उसी तरह से अब अगर बात करें जैसे देश, भारत क्या है? एक व्यक्तियों का समुदाय है। यहाँ के लोग, सभी लोग भावनात्मक रूप से अपने देश के प्रति जुड़े हुए हैं, एक प्रेम है उनके अंदर, एक अपनापन है। वह इस धरती के कारण से है या उनके योग्यता के कारण से है या यहाँ की संस्कृति के कारण से या जन्म लेने के कारण से, कोई भी हो सकता है। तो भारत क्या है? एक समुदाय है, व्यक्तियों का क्या है? एक समुदाय है। तो आप ये जान लीजिए जो समुदाय है यह एक बिना नेतृत्व के ही स्वतः ही क्या होता है? उत्पन्न होने लगता है। जैसे पार्टी, जो पार्टियां होती हैं उनका भी अपना समुदाय होता है, उन सिद्धांतों को लेकर के वो अपनापन प्रदर्शित करते हैं नेतृत्व के संदर्भ में। तो उसी तरह से आप समझ गए होंगे कि समुदाय क्या है। समुदाय आप समझ गए हैं तो इसके बाद हम लोग चलते हैं वास्तव में जो हम लोग समुदाय है। कोई व्यक्ति क्या व्यक्तिगत रूप से संस्था बनाई जा सकती है? नहीं। जो हमारे राष्ट्र की जो संस्था है यह सामूहिक संस्था का परिणाम है। जो यातायात के साधन है वो भी क्या है? जो सड़क वड़क बनवाना वो भी एक प्रकार से राष्ट्र की संस्था है। उसी तरह से जो विभिन्न प्रकार के आवश्यकता वाले बालक हैं उनको क्या कोई व्यक्ति विशेष रूप से, जैसे विकलांग बालकों के लिए या मूक बधिर बालकों के लिए या ये कहिए पूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए क्या कोई संस्था बना करके अकेले अपने दम पर हानि उठाते हुए प्राइवेट सेक्टर चलाएगा? नहीं। प्राइवेट सेक्टर का जो निजी क्षेत्र का जो विद्यालय होता है, जो निजी क्षेत्र है, वो तो उसका नींव लाभ का आधार होता है, जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है या जो सार्वजनिक रूप से सामुदायिक क्षेत्र है वह मानव कल्याण का स्वरूप होता है। समुदाय में क्या होता है? अपने लोगों का, जिसमें हम अपनापन देखते हैं, उसमें कल्याण की भावना निहित होती है। तो जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकता वाले बालक हैं, ऐसे बालकों को संस्थागत उपलब्धि, संस्था बनाना, संस्था को चलाना, संस्था भले ही घाटे में चल रही है फिर भी चलाना है,
अगर ये कह दिया जाए कि जैसे कि यहाँ पर हम जो है सिर्फ पूर्ण रूप से मानसिक रूप से विकलांग बालकों को हम पढ़ाएंगे, तो वो उसमें तो घाटा ही होने वाला है। एक रहे चाहे 100 रहे, ऐसा थोड़ी नहीं कि मानसिक विकलांग बढ़ती रहेगी तो सरकार उसको बढ़ने देगी, नहीं, उसको रोक भी लगाने का प्रयास करेगी। फिर भी सरकार उनको पढ़ने लिखने या प्रशिक्षण देने के लिए जो संस्था का निर्माण करती है उसमें घाटा ही घाटा होता है, क्योंकि अध्यापक को बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित करना पड़ता है और ऐसे अध्यापक जो है उच्च मानसिक क्षमता वाले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी भी देना पड़ता है और ऐसे बालकों के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था भी करना होता है, विद्यालयी पर्यावरण भी उपस्थित करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से उसमें सिर्फ सरकार का घाटा ही घाटा होता है, परंतु मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए सरकार को क्या करना पड़ता है, संस्था का निर्माण करना ही पड़ता है। यानी समुदाय विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं के बालकों को ध्यान में रखते हुए उनके विशेष संस्था का व्यवस्था करती है। जैसे भावनात्मक संवेदनात्मक जो बालक है, अपराधी बालक है, उसके लिए अलग से संस्था बनानी पड़ेगी, उसको वहाँ रखा जाएगा तब वो सुधरेगा। यानी कहने का मतलब यह है संवेगात्मक रूप से मानसिक रूप से विक्षिप्त जो बालक हैं या मूक बधिर बालक हैं, इत्यादि सब बालकों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार जो है संस्थागत जो है निर्माण करती है, संस्थाओं का क्या करती है, निर्माण करती है, ताकि उस बालक को उस परिस्थिति में रखते हुए उसको जो है उसका विकास या उसके व्यवहार में सुधार करते हुए ज्ञान का और सामाजिक व्यवहार का जो है आधार अधिगम के माध्यम से तैयार किया जा सके। उसी तरह से है दूसरा, अगर हम देखें सामुदायिक दृष्टिकोण से, तो सामुदायिक दृष्टिकोण से अगर दूसरा को आधार दें, सुरक्षा एवं संरक्षणात्मक जो है आधार। सुरक्षा का यहाँ तात्पर्य है कि ऐसे बालक जो है भावनाओं सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना, उनके संवेदनाओं यानी भावनात्मक रूप से सुरक्षा प्रदान करना, प्रतिस्पर्धा में उनके अंदर कुंठा की भावना न विकसित हो, इसलिए इस प्रतिस्पर्धात्मक सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और एक प्रकार से जो है संविधान के अंदर आरक्षण प्रदान करके उनको जो है व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सुरक्षा प्रदान करना और उनका देख रेख करना इत्यादि समस्त जो है गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समुदाय ही व्यवस्था करता है। समुदाय ही क्या करता है, व्यवस्था करता है। यानी ऐसे बालकों को सीखने में इस सब व्यवस्था प्रदान करके उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास या अधिगम को सफल कराने में इन सब की परिस्थितियाँ समुदाय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बालकों के लिए की जाती है। आगे हम चलें प्रशासनात्मक एवं प्रशिक्षणात्मक। प्रशासनात्मक का यहाँ तात्पर्य है कि ऐसे बालकों के लिए जो शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम होते हैं या शैक्षणिक जो परिवेश होते हैं, जो शैक्षणिक पाठ्यसहगामी क्रियाएं होती हैं, उनका जो है एक प्रकार से पूरा नियंत्रण रखते हुए प्रशासित करना यानी लागू करना। परीक्षा के संदर्भ में, उनको सीखने के संदर्भ में, उनसे संबंधित कोर्स के संदर्भ में, उनसे संबंधित अध्यापक के संदर्भ में, उनसे संबंधित विद्यालय की व्यवस्था से, यानी सब सरकार जो है इन सब प्रशासन के माध्यम से इन सब गतिविधियों को क्या करती है, बढ़ावा देती है, व्यवस्थित करती है। साथ ही ऐसे बालकों के अनुरूप, जैसे विकलांग बालक है या प्रतिभाशाली बालक है या फिर ये कह लीजिए कि मूक बधिर बालक है या संवेदनात्मक बालक है या मंदबुद्धि बालक है, इन बालकों को कैसा प्रशिक्षण देना चाहिए, इनके प्रशिक्षण के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस सब की भी समुदाय ही व्यवस्था करता है या सरकार के ही माध्यम से सब व्यवस्था की जाती है। सरकार को हम समुदाय भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। तो यानी प्रशिक्षणात्मक गतिविधियाँ, उनको कैसा प्रशिक्षण दिया जाए, किस विषय का दिया जाए, किस रूप में दिया जाए और कितना दिया जाए, कितने समय में दिया जाए, उनको सामान्य दिनचर्या के योग्य कैसे बनाया जाए। यानी जैसे बहुविकलांगता है तो ऐसे बालकों को तो अपनी दिनचर्या ही संभालना मुश्किल होता है, तो उनके बालकों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए, यानी विभिन्न प्रकार के आवश्यकता, योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता। जैसे विकलांग बालक है, पैर से विकलांग है तो हाथ का प्रशिक्षण दे दिया जाता है, कताई बुनाई कढ़ाई या कंप्यूटर चलाना या मशीन चलाना, सिलाई मशीन, इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और उसका सरकार के माध्यम से किस प्रकार से प्रशासन हो, यह सब भी व्यवस्था कौन करता है, समुदाय के ही माध्यम से की जाती है। यह भी
स्थिति या यह भी समुदाय ही अपनी भूमिका इसमें अदा करता है। चौथा है शैक्षणिक अनुकूलन। शैक्षणिक यहाँ अनुकूलन का तात्पर्य है कि जो विशेष प्रकार के बालक हैं जिसके अंदर विशिष्टता है या दिव्यांगता है, ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम किस प्रकार से अनुकूल बने, शैक्षिक पाठ्यक्रम किस प्रकार से बनाया जाए ताकि वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समायोजित हो सके। समाज की जो सामान्य शिक्षा है उसके संग वह समायोजन या अनुकूलन स्थापित कर सके। इसको भी ध्यान में रखते हुए यह सभी प्रावधान या सभी व्यवस्था समुदाय के माध्यम से ही की जाती है, समुदाय के ही माध्यम से की जाती है। उसके पाठ्यक्रम का स्वरूप, उसमें कठिनता स्तर, विषय वस्तु की मात्रा, परीक्षा का स्वरूप, पास होने का स्वरूप। जैसे विकलांग बालकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 4% आरक्षण कर दिया है। तो इसी तरह से इस प्रकार से शैक्षणिक में परिवेश, उनका सफलता स्तर, कठिनता स्तर और पाठ्यक्रम का स्वरूप उसके जो है उस बालकों की योग्यता क्षमता के अनुसार अनुकूलित करने में भी समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम पांचवा की बात करें तो आत्मनिर्भरता। कुल मिला के जो समुदाय है, जो विशेष प्रकार के बालक हैं, उन बालकों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती रहती है ताकि वह बालक जो है सामान्य रूप से आत्मनिर्भर होकर के समाज में सामाजिक जीवन जी सकें, आत्मनिर्भर हो करके अपने भार को उठा सकें और अपने जीवन की समस्त गतिविधियों में को वह सक्रिय रूप से भाग ले सकें, अपना विकास कर सकें, अपने ज्ञान, व्यवहार, क्रिया कौशल का वह स्वयं से नियंत्रित करते हुए विकास कर सकें, समृद्धशाली हो सकें और अपने जीवन में वह जो है स्वावलंबी बन सके। इन सब बातों को, इन सब गतिविधियों को भी समुदाय क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी संस्थागत, फिर सुरक्षा एवं सुरक्षा एवं संरक्षणात्मक सुरक्षा प्रदान करना, प्रशासन के माध्यम से प्रशिक्षण किस प्रकार, शैक्षणिक अनुकूलन किस प्रकार से होता है और आत्मनिर्भरता। इन समस्त गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बालकों को अधिगम कराने के लिए समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी में समुदाय जो है कभी कभी एनजीओ के माध्यम से भी क्या करता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एनजीओ के माध्यम से भी समुदाय क्या करता है, विशेष क्षेत्रों में जो विशेष प्रकार के जो है अधिगम बाधित बालक पाए जाते हैं उनको भी शिक्षण, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से उनको भी स्वावलंबी बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि समुदाय विभिन्न प्रकार के बालकों को किस प्रकार से व्यवस्था देते हुए, नियंत्रित करते हुए अधिगम कराने का प्रयास करता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।